जय हिंद दोस्तों। जो हमारी एसएससी प्रीवियस ईयर के पेपर के सोल्व करने वाली जो सीरीज़ चली हुई है उसमें आज हम ये 16 नवंबर 2021 वाला पेपर सोल्व करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। 16 नवंबर 2021 में जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी वाला, उस पेपर को। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम कंटिन्यू इस सीरीज में डेली मॉर्निंग में 10 AM एसएससी जीडी का जीएस वाला जो पार्ट है वो एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाया करेगा लाइव प्रीमियर लेक्चर में। तो आप कंटिन्यू इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिले, हमारे कंटेंट में से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिले। इस तरीके से हम इस पेपर को सोल्व करेंगे। तो इसका जीएस वाला पार्ट देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन में क्या कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को खालिस्तान नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया। किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, ये पूछा गया है। देखो दोस्तों, ये 5 सितंबर जो हमारा शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर जो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने इंग्लिश प्रो के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। इंग्लिश प्रो के नाम से इसको लॉन्च किया और ये आपका जो हैदराबाद सेंटर है उसमें अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं जो हैं उनका वो संस्थान है, हैदराबाद स्थित है। तो वहाँ से लॉन्च किया इसको। अच्छा, इसमें एक और सबसे बड़ी बात है कि इसका पर्पज क्या है कि एक प्रकार से जैसे मतलब आपके जो शिक्षक हैं और विद्यार्थी हैं, उन शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए एक मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे स्कूल टाइप से का नहीं होता, तो वो वाला एक माहौल क्रिएट करेगा ये ऐप। उस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है कि ताकि डिजिटलीकरण जो है शिक्षा का डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। उस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। तो इस बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो ये इंग्लिश प्रो ऐप है कहाँ से लॉन्च किया गया है, किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो हैदराबाद में स्थित संस्थान है आपका अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं को जो विश्वविद्यालय संस्थान है उससे इसको लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों आप इसका ध्यान दें तो इसका आंसर यहाँ बी है, लेकिन आप इसको भी विशेष ध्यान रखें। इसीलिए हमारा एक इसका पर्पज, सबसे बड़ा पर्पज यही है कि इसके किसी क्वेश्चन को एक बार यहाँ से पकड़ के और उसे ब्रॉडली ओपन कर लें ताकि उस टॉपिक से टच करता हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आपका 27। अल्फा कण खालिस्तान के द्विव आवेशित आयन होते हैं। जो अल्फा कण है वो किसके द्विव आवेशित ये मतलब आयन होते हैं अल्फा कण। तो इसके लिए आपको देखना है कि वे किसके होते हैं। देखो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों सी है। ठीक है, हीलियम में जो होते हैं आयनीकरण की क्षमता होती है और ये द्विआवेशित कण है। आपको एक बात ध्यान करना है, जो अल्फा कण है, देखो दोस्तों यहाँ आप थोड़ा सा फोकस करके आप देखेंगे कि जो अल्फा कण है, इसमें मैंने उस दिन भी बताया था पिछले पेपर में, और अल्फा कण के बारे में एक बात आई थी। यहाँ 2 न्यूट्रॉन और 2 ही प्रोटॉन होते हैं इसमें। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है अल्फा कण को लेके, इनमें जो शरीर में प्रवेश करने की क्षमता है वो तो कम होती है, लेकिन आयनीकरण शक्ति जो है ना कि वो हाई लेवल की होती है। और इस हाई लेवल की आयनीकरण की शक्ति के कारण ये शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं और इसकी आयनीकरण जो शक्ति है वो हाई होती है और जो शरीर के अंदर प्रवेश करने की शक्ति है वो कम होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस प्रकार से। और एक बात और विशेष ध्यान रखने की, जो हीलियम ये अल्फा कण है ना, ये एक प्रकार से मतलब काफ़ी ऊर्जावान मतलब जैसे इसमें काफ़ी ऊर्जा होती है इस चीज़ के लिए, उसी कारण से शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझना कि शरीर के लिए गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा खालिस्तान प्रति माह तय की गई थी। देखो, जो हमारा बेस ईयर है वो 11-12 है अभी तक भी। ठीक है, जो बेस ईयर है वो हमारा 11-12 है। इसमें जो उन्होंने बताया था ना, एक जो गरीबी रेखा है कि गरीबी रेखा से नीचे कौन है और गरीबी रेखा से ऊपर कौन है। BPL और APL आपने सुना होगा, पीले कार्ड लाल कार्ड जो होते राशन कार्ड। तो इसमें क्या है कि आपका मैंने अभी जब हमारा ग्रुप में डिस्कशन चला हुआ था रॉयल कॉम्पिटिशन क्लासेस में, तो वहाँ
हम क्या पाया था, हमने देखा था कि 816 रुपये जो ग्रामीण एरिया में कमा ले रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग 816 रुपये कमा रहे हैं तो समझो वो गरीब नहीं है, यानी ये गरीबी रेखा का जो हमारा क्राइटेरिया था वो 816 रुपये था। लेकिन यदि शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों का जो पैमाना था ये था 1000 रुपये। ये 1000 रुपये शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र आप ध्यान रखना, और जो 816 रुपये है ग्रामीण क्षेत्र है। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पूछा गया है, लेकिन यदि शहरी क्षेत्र अगले पेपर में पूछ लिया जाए तो आप वहाँ ये भी तो पूछा जा सकता है ना, यहाँ ग्रामीण पूछ ले वहाँ शहरी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये भी पूछ लेता है कि हमारा जो बेस ईयर है, इकोनॉमी का बेस ईयर है वो क्या है, क्या बेस ईयर लेते हैं हम, तो 2011-12, ये भी कई बार पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। तो जो सहकारी समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है। अच्छा तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 43 भी। इन्होंने कौन सा अनुच्छेद पूछा है, लेकिन अब मैं आपको इस अनुच्छेद के बारे में बता दूं। जो ये 2011 की बात है और उसमें जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में 2011 में 97वां संशोधन हुआ था। तो उसमें ना ये आपका जो भारतीय संविधान है, अपने संविधान में भाग 9B, आपको ये ध्यान रखना। देखो यहाँ थोड़ा सा फोकस करें, जो संविधान का भाग 9B है इसको जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन में, जो ये संविधान संशोधन हुआ हमारा 57वां, तो उस संविधान संशोधन में ये भाग जोड़ दिया, और इस भाग में जोड़ के जो आपका आर्टिकल 243 से लगा के, आर्टिकल 243 ZH है शायद, हाँ 243 ZH से लगा के, और आपको ध्यान रखना है 343 ZT तक जो ये अनुच्छेद हैं, ये यहाँ तक के जो हैं इनमें सहकारी समितियों का वर्णन है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका यहाँ जो आर्टिकल 43 है, ये 43B, ये 43B जो पार्ट है ये कोऑपरेटिव यानी सहकारी समितियों से रिलेटेड है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। जो आपके नवंबर 2020 में जिनकी मृत्यु हुई थी फकीर चंद कोहली, वो आपके जो भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग है ना उसके जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ये तो इसका आंसर हुआ। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, इसके लिए मैं इनके लिए बता दूं, ये ना आपके जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसके पितामह भी इनको कहा जाता है, पितामह, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पितामह। अच्छा एक और ध्यान रखना है, एक और इनके लिए एक विशेष बात है कि 2002 में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको नवाजा गया है सन 2002 में। ये आप लिख लेना, मैं काफ़ी आराम से बता रहा हूँ, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अच्छा और दूसरा ये है कि मतलब इनको अवार्ड दिया गया। और एक और बात है इनके लिए जो इम्पोर्टेंट है, टाटा कंसल्टेंसी CEO उसके CEO थे ये, पहले CEO टाटा कंसल्टेंसी जो है एक कंपनी है उसके CEO थे ये, ठीक है ना। तो ये 2-4 बातें थी इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। देखो राजा टोडरमल, आप ये इनकी कहानी आपने बहुत सुनी होगी, अकबर बीरबल राजा टोडरमल। ये आपके जो ये राजा अकबर है, बादशाह अकबर के समय के राजस्व मंत्री थे। इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया, बहुत प्रसिद्ध हुए ये। देखो इन्होंने जो एक पद्धति आई थी अकबर के शासनकाल में, आईने दहसाला, आईने दहसाला, आईने दहसाला। दोस्तों आईने दहसाला का प्रतिपादन इन्होंने किया था। और इन्होंने जो शेरशाह है, शेरशाह के शासनकाल में भी राजस्व मंत्री का कार्यभार देखा था। अच्छा और एक और बात है इनकी कि आईने दहसाला और टोडरमल पद्धति भी उसको कहा गया है, ठीक है। अच्छा देखो इसमें एक और बात है छोटी सी, जो ये अकबर के शासनकाल में जो राजा टोडरमल है, इन्हें एक तो ये ऐसे सूबेदार हैं, एकमात्र ऐसे सूबेदार हैं जिन्होंने राजपूतों के साथ संधि करने का जो श्रेय इनको मिलता है। अच्छा एक और बात बहुत विशेष ध्यान रखने की, जो अबुल फजल है उस टाइम के इतिहासकार हैं, उन्होंने इनको भोला बाबा की संज्ञा दी थी और कहा था कि अंधभक्त हैं ये, मतलब राजा अकबर के बिल्कुल अंधभक्त की ने संज्ञा दी थी, उन्होंने भोले बाबा और अंधभक्त की संज्ञा दी थी। आ सकता है कि अंधभक्त की संज्ञा या भोले बाबा की संज्ञा अबुल फजल ने किसको दी थी, तो आप कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई, अहमद शाह दुर्रानी के बीच जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो किस वर्ष हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी दोस्तों। और इसका मैंने किसी पेपर में जब पानीपत की दूसरी लड़ाई आई थी वहाँ भी पूछा था। इसमें एक बात और ध्यान रखना है, ये तो पता लग गया मराठों के और अफगानिस्तान के शाह दुर्रानी के बीच ये लड़ी गई थी, लेकिन इसमें कुल मिला के यदि देखा जाए तो इस लड़ाई में अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। जो रॉबर्ट क्लाइव है, ये उस टाइम के जो अंग्रेज शासक हैं वो, ठीक है ना। अच्छा, पानीपत की प्रथम लड़ाई आपको पता होगा 1526 में, और द्वितीय लड़ाई आपकी 1556 ईस्वी में, और तीसरी 1761 में। लेकिन एक बात ध्यान, इतिहासकारों ने यहाँ तक कहा है कि पानीपत में जितनी भी लड़ाई हुई है, इतनी प्रकंपित लड़ाइयाँ पानीपत में ही क्यों लड़ी गई? ये यूपीएससी जैसे एग्जामों में आया है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ इतना एक्सप्लेन करने का टाइम भी तो नहीं मिलता है ना, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती है, इसलिए मुझे थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? ऐसा कौन सा उपकरण है? देखो कौन सा उपकरण है, देखते। वैसे ये क्वेश्चन इतना भारी नहीं है, आप इस चीज़ को जान भी सकते हो। मैं बता दूं, आपके घरों में यूज होता है जो स्विच है ना, देखो ये पहला जो ऑप्शन है यही इसका आंसर है। अब मैं आपको बताऊं कि जो स्विच है, स्विच का, अब जैसे आपको ऊर्जा प्रवाह करना है स्विच ऑन कर दो, ऊर्जा प्रवाह को रोकना है स्विच ऑफ कर दो। इसके दो फायदे हैं, तो जो अनावश्यक ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है लाइन में, वो उसको रोका जा सकता है, ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया? निम्नलिखित में से किन्होंने, जो 2020 में मालाबार नौसेना अभ्यास हुआ था, किन दो देशों ने भाग लिया था, किन्होंने भाग लिया था? तो ये देखना, देखो पहला ऑप्शन क्या दिया, दूसरा क्या दिया, तीसरा चौथा, देखते हैं कौन सा इसका आंसर है। अच्छा दोस्तों देखो, एक बात बताऊँ मैं आपको, ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक तो सबसे पहली बात ध्यान रखने की है कि जो ये मालाबार नौसेना अभ्यास है, इसकी स्टार्टिंग भारत की नौसेना ने और अमेरिका की नौसेना ने 1992 में की थी, ठीक है ना। पहली बार जब इसकी स्टार्टिंग की थी, दोनों सेनाओं ने स्टार्टिंग कर दी थी अभ्यास की। अच्छा, दूसरा फिर इसमें जो 2015 में एक कंट्री है जापान ने पार्टिसिपेट किया। और अब ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, क्यों करंट में है ये? भाई अभ्यास तो इतने हो रहे हैं तो इसी को क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि 2020 में एक चौथी कंट्री जो आपका कौन है, ऑस्ट्रेलिया ने हिस्सा लिया, तो इस वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। तो इसमें आपका कौन कौन हो गया, देखो ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत और अमेरिका स्टार्टिंग में 1992 से ही है। तो ये कब, इसका आंसर हुआ ए। अच्छा, अब ये हुआ कहाँ, ये भी देख लो, इसके दो चार बात और देख लो। जब इतना देख रहे हैं तो इसमें आपको एक पॉइंट और देख लेना चाहिए कि ये जो आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम पोर्ट है, उस पोर्ट पर हुआ था ये, ठीक है। और बाकी इतना काफ़ी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम पोर्ट पर हुआ है अभी 2020 में। और कौन कौन इसमें, जो ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार हिस्सा लिया है, जापान 2015 से शामिल हुआ है, और स्टार्टिंग किन्होंने की थी 1992 में, भारत की नौसेना और अमेरिका की नौसेना ने मिलकर इसको स्टार्टिंग की थी। नाम क्या है इसका, मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 नाम है, मालाबार नौसेना अभ्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना है? पानी के एक अणु में हाइड्रोजन का और किसका द्रव्यमान पूछ रहे हैं, ऑक्सीजन का। पहले तो पानी का सूत्र देख लो, H2, ये पानी का एक अणु हो गया, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 है, ठीक है। जल का ये एक अणु है H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का है। अब ये पूछ रहे हैं कि जो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात, देखो अनुपात आराम से मैं निकालना बताऊं आपको कैसे करेंगे। देखो जैसे हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, एक अणु का, और दूसरे का 1, ठीक है। आगे यहाँ देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो 8 होता है, तो 1 और रेशो कितना, 8, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ इसका आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ये 36 वाला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। 36 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ खालिस्तान को वीटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। वीटिकल्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक तो सेरीकल्चर होता है, एक आपका हॉर्टिकल्चर होता है। तो इसी प्रकार पूछा गया है वीटिकल्चर। तो आपको ये 3-4 प्रकार की जो सीरीज है ना, सेरीकल्चर, जिसमें सेरीकल्चर में रेशम के कीटों का उत्पादन किया जाता है, और हॉर्टिकल्चर में जो बागान खेती होती है आपका फूलों की खेती की जाती है। तो वीटिकल्चर में क्या किया जाता है इसको देख लेते हैं। जैसे ये है सब्जियां, फूल और फल उगाना है, ये है ओलेरीकल्चर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मछली प्रजनन पीसीकल्चर आ गया, और रेशम के कीट का जो पालन करना वो भी बता रहा था मैं आपको, सेरीकल्चर हो गया। और बचा क्या? अंगूर की खेती। अंगूर की खेती करना या अंगूर की खेती का यदि हम उत्पादन करें किस लेवल पर, आपका व्यापारिक लेवल पर उत्पादन करें, तो ये आपका वीटिकल्चर के अंदर आता है। वीटिकल्चर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। बाकी और भी कल्चर है, अभी मैंने बताया आपको, उनको सबको आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं, 37 वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व, देखो नीरज चोपड़ा ये ऑप्शन है, इसको पहले तो काट लो आप। नीरज चोपड़ा भाला फेंक है, ठीक है ना, भाला फेंक। तो अब हम इसी प्रकार से देखते हैं, नीरज चोपड़ा भाला फेंक में आ गया, नीरज चोपड़ा तो हो नहीं सकता। अच्छा, अब आ गया आपके सामने, देखो दीपिका कुमारी है। दीपिका कुमारी 2010 से इंटरनेशनल गेम, अंतर्राष्ट्रीय गेम खेलती है, कौन सा? तीरंदाजी वाला। अच्छा, इन्होंने एक बात आपको ध्यान रखना है, अभी रिसेंटली पूछा क्यों गया है, क्योंकि जो अभी हमारे वर्ल्ड कप हुआ ना, विश्व वर्ल्ड कप तीरंदाजी का, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कब? 2020 में। अच्छा, 2012 में भी इन्हें अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान इन्हें और पढ़ लेना चाहिए। जैसे सौम्यजीत है, इसको गूगल कर लेना चाहिए। मनिका बत्रा, इन्होंने क्या किया। नीरज चोपड़ा को तो आप जानते होंगे, काफ़ी जगह पूछा जा सकता है नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से गोल्ड मेडलिस्ट है 2020 की, जो पेरिस में हमारा विश्व कप हुआ था। आगे बात समझ में, पेरिस 2020 पेरिस, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। संवाद कौमुदी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? देखो, संवाद कौमुदी जो नामक वो आपका अखबार है, इसकी स्थापना क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की, या रास बिहारी बोस ने की, राजा मोहन राय ने की, या शिशिर कुमार घोष हैं उन्होंने? राजा राम मोहन राय ने कब की थी? 1821 में इसकी स्थापना की थी, संवाद कौमुदी की। ठीक है, इस अखबार की। अच्छा, एक और बात आपको करना है ध्यान से, 1828 में जो ब्रह्म समाज है उसकी भी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। अच्छा, इन्होंने 1822 में भी स्थापना की है। मतलब कई चीज़ों की स्थापना की है, उसका आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, इनको राजा राम मोहन राय को गूगल कर लेना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के रचनाओं को पूछा जाता है, रास बिहारी बोस को पूछा जाता है। और देखो, जो सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी, युगदूत कहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा कि नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने खालिस्तान को वर्ष 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया है। देखो, भारतीय टीम का किट कौन देता है? जो ड्रेस पहनते हैं ना, उन्हें कौन देता है? इसके लिए किनको मान्यता दी गई? आपने देखा है, जब स्पोर्ट आप देखते हो MPL है, और इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखना है, 2000 यानी 3 वर्ष के लिए इसको दिया गया है, 3 वर्षों के लिए ये टेंडर। अच्छा, और इससे पहले 2020 से पहले, यानी MPL स्पोर्ट्स से पहले किसके पास था ये अधिकार? ये जो नाइकी के नहीं पहनते थे ड्रेस, वो उनके पास था ये वाला। ठीक है ना। अच्छा, अभी एक और शायद, अब मैं जहाँ तक इसको याद कर पा रहा हूँ, जो आपका IPL है, IPL में जो आपकी रॉयल्स है ना, रॉयल्स वाली जो टीम है, उसको भी यही ड्रेस देता है। बाकी आप देख लेना इसके बारे में थोड़ा सा, और 2023 तक है। अब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, किसी प्रकार स्थापना का लेकर, किसी चीज़ को लेकर फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या अगली बार कौन हो सकता है उस चीज़ों को लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण T की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है ग्रामीण T, इसकी शुरुआत कौन से वर्ष?
देखो इसमें ना, जैसे मान लिया आप एक ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, तो इसका ये सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था। ये 2014 में स्टार्ट किया था, 2 अक्टूबर 2014 को शायद ये स्टार्टिंग हुई थी इसकी स्वच्छ भारत मिशन की। तो जैसे चरण फर्स्ट की बात है, तो चरण फर्स्ट आपका 2014 से 20 तक रहा। तो चरण फर्स्ट में इन्होंने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की, और जब इन्होंने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की तो 2020-21 से दूसरा चरण सौंप दिया गया। कब तक के लिए? 2024-25 तक के लिए। 2024-25 तक के लिए दूसरा चरण स्टार्ट हुआ सरकार का। इन्होंने जो मतलब आपका अपशिष्ट प्रबंधन है उसको बेहतरी तरीके से अपनाया। अपशिष्ट प्रबंधन को यदि बेहतरी तरीके से इन्होंने अपनाया, तब जाके इसका फिर सेकंड चरण स्टार्ट किया गया, और ग्रामीण मिशन के तहत ये प्रोग्राम है। तब तक इस चरण को पूरा कर लिया जाएगा 2024-25 तक के लिए। उसके बाद फिर देखते हैं किस हिसाब से तीसरा चरण स्टार्ट होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है टीम केरल ब्लास्टर। टीम केरल ब्लास्टर, यहाँ आप एक बात सोच सकते हैं कि एसएससी जीडी में स्पोर्ट करंट अफेयर्स यदि पूछ रहा है तो स्पोर्ट्स से भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। देखो इस पेपर में 2-3 का क्वेश्चन है ना, तो हमें केवल इस पेपर को सोल्व करने का मकसद हमारा यही तो है कि हम थोड़ा सा फोकस करके देखें कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। कि टीम केरल ब्लास्टर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो आपकी टीम केरल ब्लास्टर है वो किस खेल को खेलती है? अब आप समझ सकते हो इसके नाम से ही कि ये किससे संबंधित है। इसमें ना देखो, एक सबसे अच्छी बात बताऊं मैं, जो ये केरल ब्लास्टर है, आपने सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर है ना पूरा नाम सचिन तेंदुलकर का, वे इसके सहमालिक हैं इस टीम के। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। हाँ, ये पूछा गया है ना, फुटबॉल से रिलेटेड है, और सचिन तेंदुलकर इसके सहमालिक है। एक इसकी खासियत बताऊं, ये टीम 3 बार फाइनल में पहुंची है, 2014 में, 2016 में और 2022 में। 2022 में भी ये फाइनल में पहुंची है दोस्तों। अच्छा, लेकिन आपको एक बात ध्यान करना है कि 2022 में हैदराबाद से हारकर उपविजेता बनी, यानी सेकंड पर रही है। यहाँ भी उपविजेता रही, यहाँ भी उपविजेता रही, यहाँ भी उपविजेता रही। यानी आपको एक बात विशेष ध्यान रखना है कि ये टीम फाइनल में पहुंच तो गई है 3 बार, लेकिन जीती नहीं है, सेकंड पर ही रही है, हर बार हारी है। तो 2022 में हैदराबाद से हारी। यदि क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से तो आप इसको मैनेज कर लेना। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए। इन वर्षों में इसमें 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार खालिस्तान बार संशोधन किए गए हैं। यानी हमारे संविधान में 2019 तक कितनी बार संशोधन हो चुके हैं? तो आप इसका आंसर ऑप्शन में दिया 103 है, 109 है, 100 है और 106 है। जिस टाइम की ये बात करता है उस टाइम तो हमारे जो मतलब संविधान है उसमें 103वां संशोधन हुआ था। और 103वां संशोधन आप जो पढ़ते हो ना, ईडब्ल्यूएस, जो सरकारी नौकरियों में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो लोग कमज़ोर हैं उनको आरक्षण दिया गया था। उस आरक्षण से रिलेटेड है 103 संशोधन हुए थे जब तक की ये बात करता है 2019 तक की। लेकिन यदि वर्तमान समय की हम बात करें, अभी आप हम पढ़ रहे हैं, यदि वर्तमान समय की बात करें तो 105 संशोधन आपके संविधान में हो चुके हैं। और 105 संविधान में संशोधन यदि हो चुके हैं तो 105वां संविधान संशोधन आपका किस आरक्षण को लेकर है? जो आपके सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके आरक्षण की बात करता है, ठीक है ना। तो 105 संशोधन वर्तमान समय तक हुए हैं रिसेंटली। और जिस टाइम की ये बात की है उस टाइम 103वां संशोधन था ईडब्ल्यूएस अब भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अभी रिसेंटली इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बहस चली हुई है। डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे सीजेआई हैं उन्होंने इसको ऐसे ही बरकरार रखने के लिए बोला है कि ये ठीक है, होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अभी राइटर के बीच में भी मैंने डेली एडिटोरियल आता है और सरकार के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में द्वंद्व की कंडीशन बनी हुई है। तो इसके ऊपर आपको इसको देखना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम हो या आपका यूपीएससी एग्जाम हो, तो लेवल उसी हिसाब से अचीव करेगा दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? अच्छा, सरयू नदी से आप एक बात समझ सकते हो कि जो सरयू नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी अयोध्या में है, ठीक है। और अयोध्या में कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इसमें जो जैसे मान लिया हमारे कहाँ अयोध्या की बात है, राजा दशरथ वाली, तो वहाँ अयोध्या में शारदा नदी की ये सहायक नदी है। और शारदा नदी की यदि मैं बात करूँ तो इसका जो इस स्टार्टिंग है, इस नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से। नेपाल
हिमालय की बात कर रहे हैं, नेपाल हिमालय से इसका उद्गम है। और मतलब जो आपका क्या घाघरा नदी हो गया, वे भी आगे इसी में मिल जा, ठीक है। और मतलब भारत नेपाल की जो सीमा है वहाँ से बहती हुई चलती है ये शारदा नदी, ठीक है। बाकी इसके लिए आप थोड़ा सा और गूगल कर लेना, फिर आपको ये पता लग जाए पूरा पूरा। वैसे हमारी एक बायोलॉजी उसकी ज्योग्राफी की जो सीरीज है उसमें भी ये मिल जाएगा आपको, वहाँ खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? जो मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है, उदोहो, मोयसाई, चेराव। चेराव है इसका आंसर, चेराव, ठीक है ना। तो अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे इसका आंसर चेराव है, ठीक है। और जैसे उदो है ये किस जनजाति का है, मोसाई है, अलियट्टू है ये किसका है। तो ऐसे क्वेश्चनों को इनको हमें गूगल कर लेना चाहिए। आज इनको इसको पूछा तो कल उनको भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, साराग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी के चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं को सुमोलित किया गया है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। दोस्तों इनमें हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है ना, इनकी जो कला है दक्षिण भारत की वास्तुकला को सम्मिलित का मिश्रण है, कोणार्क है, पट्टकल है, या भीमबेटका की है, कोच्चि की है, कौन सा है? तो इसमें आपका पट्टकला पट्टदकल जो है, इसमें जो भगवान विष्णु का विरूपाक्ष मंदिर है, बहुत सुंदर निर्माण हुआ है, वो भी इसी कला का मंदिर है, तो वो भी देखने को मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन अपनी ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए विजू खोटे है, मोहम्मद जहरू ख़याम है, श्री राम लागू, गिरीश कर्नाड, कौन है इनमें से? तो इसका जो है आपका ये है गिरी कर्नाड, डी वाला ऑप्शन इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपका देखो, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की है? ये संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत की है टीम हेलो की। तो एक बात ये देखा गया है कि मतलब जैसे 2020 का पेपर हम 2021 में पेपर हुआ था नवंबर में, और 2020 की नवंबर की जीएस पूछा जा रहा है, तो जो इसी हिसाब से आपको अपना जीएस रेडी कर लेना चाहिए कि इन पेपर में कौन सा पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 48। वित्तीय वर्ष, देखो यहाँ देखो ये रहा, वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? कौन सा राष्ट्र जो शीर्ष व्यापार भागीदार था? ये है आपका चीन, जापान, अमेरिका और मॉरिशस। तो 2019-20 में तो हमारा जो राष्ट्र भागीदार था वो था अमेरिका, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रख लेना चाहिए, इसका आंसर है अमेरिका। अच्छा, अगला क्वेश्चन, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में खालिस्तान नदी में मिल जाती हैं। पंजाब से 5 नदियां मिलेंगी तो आपका अरब सागर की खाड़ी में जो गिरा सिंधु नदी की सहायक नदी है 5 की 5। और सिंधु नदी का जो स्ट्रक्चर है आपको वो देख लेना चाहिए, काफ़ी वहाँ से उसकी सहायक नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने खालिस्तान के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। गुरु नानक है, गुरु अमरदास है, या गुरु अंगद है, या बंदा बहादुर है? तो जो ये है ना आपका बंदा बहादुर ने इसको विद्रोह किया था इनके बाद में, और इन्होंने सिक्के चलाए थे गुरु नानक नाम से, गुरु नानक। और आपका जो इनके गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद,